हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टेक्निक को डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ सेवरल टेक्निक्स हैं, 6 to 7 टेक्निक्स हैं जो एफडब्ल्यू टाइलर ने दी हैं कि ये फॉलो करनी चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, अगर हमें अपने मैनेजमेंट को साइंटिफिकली करना है तो। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर कंसिडर्ड डिफरेंट। फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक होती है जिसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जो सुपरविजन है, कोई सुपरवाइज कर रहा है, उसको डिवाइड किया जाता है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में। और हर एक फंक्शन जो होता है वो फोरमैन, मतलब कोई भी एक फोरमैन होगा जो उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ फ्रेयल्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अभी हमने पढ़ा नहीं है इस चीज को, हेनरी फ्रेयल के कुछ जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि वर्क को डिवाइड कर दिया जाए, कि एक इंसान ना करके उस वर्क को डिवाइड करके कई लोगों में फिर किया जाए। तो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो उसी का एक्सटेंशन है फंक्शनल फोरमैनशिप का फंक्शन भी, जिसमें सेवरल स्पेशलाइज, जो सुपरवाइजर है, सुपरविजन है, सेवरल स्पेशलाइज फंक्शंस में डिवाइड होगा। और हर एक फंक्शन कौन कर रहा होगा? फोरमैन कर रहा होगा। तो डिवाइड ही तो हो रहा है वर्क। इट टेक्स प्लेस थ्रू 8 पर्सनल। इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप के जो टेक्निक है, इसमें हेनरी एफडब्ल्यू टाइलर ने 8 पर्सनल्स को डिसाइड किया है कि जो भी काम है वो 8 पर्सनल्स के द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर होंगे। तो कौन कौन से 8 हैं, इनको एक थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला है प्लानिंग इंचार्ज। द प्लानिंग इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन प्लान्स। प्लानिंग इंचार्ज कौन होता है? जो प्रोडक्शन प्लान्स को डेवलप करता है और कोऑर्डिनेट करता है, जिससे कि सारे ऑपरेशन अलाइन हो सके कंपनी के गोल और टाइम के साथ। दे फोरकास्ट रिसोर्स नीड्स। ये रिसोर्सेज जो नीडेड हैं उनके लिए फोरकास्टिंग भी करते हैं, कि मतलब ये रिसोर्सेज नीडेड है, उनको प्री डिसाइड करते हैं। शेड्यूल करते हैं टास्क को, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को, इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो इफिशिएंटली मेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस रोल इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड्स फॉर वर्कर्स। इस रोल में क्या होता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का रोल होता है वो क्या करता है? कार्ड्स बनाता है इंस्ट्रक्शन के वर्कर्स के लिए। उसमें उनके इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, आउटलाइनिंग द स्टेप्स, जिसमें स्टेप्स लिखे रहते हैं, टूल्स लिखे रहते हैं, टेक्निक्स लिखी रहती हैं, और जो भी हमें स्पेसिफिक टास्क करने के लिए चाहिए ये सब लिखा रहता है। The instruction card clerk ensures that workers have clear and accurate guidance to carry out their duties effectively. Next है route clerk. Route clerk क्या होता है? The route clerk is responsible for determining the most efficient workflow or sequence of operation within the production process. रूट क्लर्क किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है? कि जो वर्क फ्लो है वो इफिशियंट होता रहे और जो ऑपरेशन के सीक्वेंस है उसमें होता रहे प्रोडक्शन प्रोसेस में। They map out the optimum routes for the materials and tasks to move through the production line, minimizing delays and maximizing efficiency. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है। इसका फोकस क्या होता है? ट्रैक करना और रिकॉर्ड करना, जो टाइम काम को करने में लग रहा है, जो भी टास्क है, वेरियस टास्क को करने में जो टाइम लग रहा है उसको रिकॉर्ड करना और ट्रैक करने का काम करता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, मतलब ऑर्डर को मेंटेन करता है, और कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वर्क प्लेस में हो पा रहे हैं या नहीं, मतलब उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इनको भी चेक करता है। प्रोडक्शन इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उस सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ओवरसी करता है, इंश्योर करता है सारे ऑपरेशंस इफिशिएंटली और ऑन शेड्यूल कैरी आउट हो सके। दे कोऑर्डिनेट विद वेरियस डिपार्टमेंट्स टू मीट प्रोडक्शन टारगेट्स एंड मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है?
focuses on ensuring that workers maintain the required speed of work. ये फोकस करता है कि वर्कर्स जो रिक्वायर्ड स्पीड है वर्क की वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिले को अवॉइड कर रहे हैं और मैक्सिमाइज मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करे। गैंग बॉस नेक्स्ट है, सुपरवाइजेज द ग्रुप ऑफ वर्क, ग्रुप वर्कर्स के ग्रुप को सुपरवाइज करते हैं गैंग बॉस। इंश्योरिंग दे हैव द नेसेसरी टूल, ये इंश्योर करते हैं कि उनके पास सारे नेसेसरी टूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे टास्क एफिशिएंटली हो सके, इफेक्टिवली हो सके। द गैंग बॉस ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज टू मेंटेन वर्कफ्लो एंड एफिशिएंसी। Repair boss manages the maintenance and repair of machinery and equipment to minimize downtime. ये मेंटेनेंस और रिपेयर जो भी मशीनरी की है उसको मैनेज करता है और मशीनरी और इक्विपमेंट्स की रिपेयर्स और मेंटेनेंस को, जिससे कि डाउन टाइम जो है वो कम से कम हो। इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द इंस्पेक्टर इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। ये पहला था जो टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप की, जो एफडब्ल्यू टेलर ने टेक्निक्स दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसमें पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप, जो अभी हमने कर ली कि वो डिवीजन ऑफ वर्क की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब कि काम को सिंपल किया जाए और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया जाए। स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आता है, कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स को बनाना एवरी हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, जिससे कि एफिशिएंसी और आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। सिंप्लीफिकेशन एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी वेराइटीज एंड साइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और सिंप्लीफिकेशन का क्या एम होता है कि अननेसेसरी वेराइटीज और साइजेस हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के, उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको ना रखा जाए। देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जो लेबर से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है और टूल से रिलेटेड है। Together, these processes lead to optimal resource utilization. Standardization और simplification को एक साथ ला दिया जाए तो optimum resource utilization को इंश्योर करते हैं ये, और टर्नओवर को भी इंक्रीज करते हैं। टर्नओवर मतलब हमारी सेल्स को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होती है, मेथड स्टडी एम्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। मेथड स्टडी का एम होता है कि मोस्ट एफिशिएंट वेज को आइडेंटिफाई किया जाए जिससे टास्क को परफॉर्म कर सके हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तक, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन while improving product quality and customer satisfaction। मतलब मेथड को, मेथड स्टडी में मेथड आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई किया जा रहा है हमारा मेथड आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिससे मतलब बेस वगैरह आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम। मोशन स्टडी है नेक्स्ट टेक्निक। मोशन स्टडी इज अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ वर्कर्स मूवमेंट्स। मोशन स्टडी मतलब मोशन क्या होता है, कुछ मूवमेंट से रिलेटेड होता है, तो मोशन स्टडी में सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है वर्कर के मूवमेंट्स का, जिससे कि वेस्टफुल जो मोशंस हैं उनको एलिमिनेट किया जाए और एफिशिएंसी को एनहांस किया जाए। बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्शंस, जो भी अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्शंस है उनको रिड्यूस करके काम को कम से कम टाइम में किया जा सकता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है मोशन स्टडी के अकॉर्डिंग। ये भी एक टेक्निक है मोशन स्टडी, जिससे मूवमेंट का सिस्टमेटिक एनालिसिस किया जा रहा है और जो भी वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है कि उन्हें एलिमिनेट करो जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और टाइम कम लगे। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होता है, जिसमें टाइम को स्टडी किया जाए, मतलब सबके नाम से ही है ना, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी। मेथड में मेथड स्टडी की जा रही है कि क्या मेथड यूज करें, मोशन में मोशन स्टडी की जा रही है, मतलब मूवमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है कि मूवमेंट्स कितने हो रहे हैं और वेस्टफुल मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया जाए। वहीं टाइम स्टडी में टाइम की बात होगी। A time establishes the standard, time study establishes the standard time required to complete a specific task। टाइम स्टडी के थ्रू क्या एस्टेब्लिश किया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम को एस्टेब्लिश किया जाता है जो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लगेगा। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड। इसमें ये किसमें हेल्प करता है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो नीडेड है उनको डिटरमाइन करने में वर्क करता है। डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट इंसेंटिव स्कीम्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है, एंड कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है और इफिशियंसी ऑपरेशंस में इंश्योर हो सके इसमें भी हेल्पफुल होती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या किया जा रहा है, स्टैंडर्ड टाइम स्टैब्लिश किया जा रहा है कि इतना स्टैंडर्ड टाइम आपको इतना ये काम करने में लगेगा।
नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब क्या होता है? थक जाना टाइप, है ना। फटीग आपने वर्ड सुना होगा कि थक गए। ठीक है, तो फटीग स्टडी में कुछ थकने से ही रिलेटेड है। अ फटीग स्टडी असेसेस द नेसेसरी रेस्ट इंटरवल। अब जब वर्कर काम करते करते थक गए तो उनको अपने फटीग को दूर करने के लिए कितने इंटरवल की जरूरत है, उनको रेस्ट के लिए कितने इंटरवल की जरूरत है, उसको असेस करती है फटीग स्टडी। assesses the necessary rest intervals for workers during their task। मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, हर काम के बाद कितने देर के काम के बाद कितनी देर की रेस्ट की जरूरत है, ये फटीग स्टडी के थ्रू असेस किया जाता है। बाय अलाउइंग वर्कर्स टू रिचार्ज, इस रेस्ट ब्रेक में, रेस्ट इंटरवल में, ये वर्कर्स को अलाउ करता है कि रिचार्ज कर सकें वो खुद को और अच्छे से काम करने के लिए। दिस स्टडी हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। इस स्टडी की हेल्प से मतलब ये करेंगे तो हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी कम होंगे, रिजेक्शंस भी कम होंगे, और इंडस्ट्रियल इलनेस कम होगी, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। अब करते करते बैठे बैठे या कुछ भी कर रहे हैं, उससे उनके बॉडी को इफेक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली इलनेस हो रही है उनके अंदर, तो वो अल्टीमेटली नुकसान ही दे रही है हमको भी। तो ये इन सब चीजों को रोकने के लिए करते हैं, और लीडिंग टू बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस, और इससे फटीग स्टडी से ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये लास्ट है, लास्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब पीस वेज क्या, पर पीस पे क्या वेज दी जा रही है, वेज मतलब पैसे दिए जा रहे हैं किसी भी वर्कर को, वो एक पीस बनाने के कितने पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, पीस वेज सिस्टम हो गया। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब अलग अलग तरीके से दो, इफिशियंट को ज्यादा दो, इनइफिशियंट को कम दो, डिफरेंट तरीके से दो, डिफरेंस उसमें रखो। दिस सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन efficient एंड inefficient वर्कर्स। ये सिस्टम डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम जो है वो इफिशिएंट और इनइफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। बाय लिंकिंग वेजेस टू प्रोडक्टिविटी, इसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उन्हें वेजेस दी जाए। मतलब दिन के हिसाब से नहीं दी जाए, घंटों के हिसाब से नहीं दी जाए, आप जितने पीस बनाओगे या जितना काम करोगे उसके हिसाब से आपको वेजेस मिलेंगे। वर्कर्स हु मीट और एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट, इसमें एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड किया जाता है, अगर ये कंप्लीट होगा तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, मतलब जो भी डिसाइडेड है। फिर इससे ज्यादा कर लिया तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, इससे कम किया तो कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये मतलब इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट को जो मीट कर रहे हैं या एक्सीड कर रहे हैं उनको ज्यादा वेजेस मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। वाइल दोज हु फॉल शॉर्ट, जो कम पड़ रहे हैं, मतलब जो वो स्टैंडर्ड आउटपुट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको लोअर रेट्स ऑफ वेजेस मिलेंगे। दिस अप्रोच रिवॉर्ड्स एफिशिएंसी एंड मोटिवेट्स अंडर परफॉर्मिंग वर्कर्स टू इम्प्रूव। अब ये जो मेथड है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इफिशियंसी को रिवॉर्ड देता है। किसी कोई बहुत इफिशियंट है, ज्यादा काम कर पा रहा है तो उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। कोई नहीं कर पा रहा है, अंडर परफॉर्मिंग वर्क कर रहा है, तो उसको नहीं मिल रहा है, तो उनको मोटिवेट कर रहा है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ तो मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इफिशियंसी को रिवॉर्ड देता है और अंडर परफॉर्मिंग वर्कर्स को मोटिवेट करता है, जिससे कि वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सके। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 20 यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया गया कि 20 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट एक वर्कर को एक दिन में करना है। मतलब जो भी चीज बना रहे हैं वो 20 यूनिट्स बननी है एक दिन में, एक वर्कर 20 यूनिट्स बनाएगा। एंड द वर्कर हु प्रोड्यूसेस मोर देन द स्टैंडर्ड, और ये भी डिसाइड किया गया कि जो इससे ज्यादा बना लेगा उसको 100 पर यूनिट मिलेगी। एंड द वंस हु विल प्रोड्यूस, जो इसे कम बनाएगा उसको 80 पर यूनिट मिलेगी। एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 21 यूनिट विल गेट 21 into 100 इज इक्वल टू 2100। अब एक एफिशिएंट वर्कर था, वो 20 के स्टैंडर्ड पे उसने 21 बना लिया, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2100 मिलेंगे पर डे। और वहीं पे एक वर्कर ऐसा है जो पूरा नहीं कर पाया, 20 नहीं कर पाया, उसने कितनी बनाई? 18, तो उसको कैसे मिलेगी? 18 into 80 इज इक्वल टू 1440। ठीक है, तो उसको कम मिलेगी। तो डिफरेंस कितने का आया? 660 का। अब ये 660 रुपए जो है वो ना मोटिवेट करेंगे इफिशियंट इनइफिशियंट वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, जिससे वो और ज्यादा इफिशियंटली काम करेंगे, जिससे उन्हें और ज्यादा वेजेस मिले। अब उनकी 2 यूनिट रह गई, 2 यूनिट और हो जाती तो उनको 100 के हिसाब से भी पेमेंट मिल जाती, 22,000 रुपीज मिल जाते, तो उनको वैसे भी डिफरेंस आ गया, उसके अकॉर्डिंग ही 660 का डिफरेंस आया। ठीक है, उसने ज्यादा किया था तो उसके वो 100 अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्टैंडर्ड आउटपुट को नहीं पूरा कर पाया तो उसको पैसे कम मिले, तो अब यही पैसे कम उनको
मोटिवेट करेंगे कि वो और एफिशिएंटली काम करें, जिससे कि उनको ज्यादा वेजेस मिले। तो यही है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पैसे देना, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से एक सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पेमेंट किया जाना, जिससे जो इफिशियंसी है उसे रिवॉर्ड दिया जा सके, और जो अंडर परफॉर्मिंग वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो एफडब्ल्यू टाइलर ने दी। इसी के साथ खत्म होती है। इसके बाद हेनरी फेयोल के जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रह गए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको पेड बैचेस चाहिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के, इन सब्जेक्ट्स को मैं डील करूंगी, तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो उस पर जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।